हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ। हाय हाय शिवम, और कैसे हो? स्वागत है आपका। तो मुस्कुराइए। एक हाय कृष्वी। आज का टॉपिक पता है? हाँ जी, आप आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? कौन बताएगा आज का टॉपिक? नहीं बताओ। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है जी, ये आज का आपका टॉपिक रहने वाला है। ठीक है कृष्ण, बिल्कुल सही आज टॉपिक आप बोल रहे हो। तो फटाफट अपनी बुक निकाल लो और चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ। निकाल ली? पहला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये सब जीएसटी पढ़ने से पहले तुम्हें मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। एक बात बताओ, टैक्स ना हमारा दो टाइप का होता है। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है? जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, या आप जो इनकम अर्न करते हो ना उसके ऊपर देते हो, या आपकी इनकम पे लगता है। ठीक है? देन अब ये जो इनडायरेक्ट होता है, ये कलेक्ट तो वो बंदा करता है, लेकिन ये पे ऑफ नहीं करता। पे ऑफ इसे कंज्यूमर करता है, जो भी अल्टीमेट कंज्यूम करता है। सर एग्जांपल, आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, तो आपने जब रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया तो वहां पे आपने कुछ टैक्स भरा, जो आपने पे ऑफ तो करा, लेकिन उसको देगा कौन? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो देगा कौन? वो रेस्टोरेंट का ओनर। ठीक है? तो इसके अंदर आती है आपकी जीएसटी। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं, आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं आने वाला। ठीक है? आप इनडायरेक्ट टैक्स को आज कहाँ से पढ़ोगे? जीएसटी से। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या सर और भी टैक्स आते हैं? जी हाँ, इसके अंदर और भी चीजें आती है, लाइक कस्टम ड्यूटी। अगर आप फॉरेन गए होगे और वहां से कोई सामान लेके आए होगे तो आपने कस्टम ड्यूटी भी भरी होगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अरे ये कौन आ गया? नेचुरल वीडियो। अरे वीडियो साहब अपना नाम तो बता दो। हाँ जी, नेचुरल वीडियो। नेचुरल साहब आपका स्वागत है, लेकिन आप अपना बस नाम बता दो।
अब यहां तक ऋतिक जायसवाल, हम जायसवाल साहब हर जगह कुछ ना कुछ पंगा ही करते रहोगे। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी पे। ठीक है जायसवाल साहब, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। जायसवाल जी अपनी ना बुक निकाल लेना और चैप्टर नंबर 12 पे आ जाना। कौन सी बुक? टीएस गरेवाल वाली। ठीक है जी। पहला, पहला कहता है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब आप लोगों को पता है आज से पहले जब जीएसटी नहीं होता था, जीएसटी जब लॉन्च हुआ आई थिंक 2016 या 17 के बाद आया, तो ये जब जीएसटी उससे पहले कौन कौन से टैक्स लगते थे आपके इनडायरेक्ट टैक्स में? आपका लगता था एक्साइज ड्यूटी, आपका लगता था सीएसटी सेंट्रल से स्टेट टैक्स, आपका लगता था वैट वैल्यू एडेड टैक्स, आपका लगता था ऑक्ट्राई। तो ये बहुत टाइप के टैक्सेस लगते थे। अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ जीएसटी लगता है, इनमें से कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब ये खत्म हो चुके हैं, अब ये मार्केट में नहीं रहे जीएसटी आने के बाद। तो मोदी जी ने इनको कहा टाटा बाय बाय और जीएसटी से हाथ में ला लिया उन्होंने। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यही कहना चाह रहा है सर इसकी इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो? देखो ऐसा है, ये आता है हायर लेवल पे, इसमें तुमसे थ्योरी में ही ज्यादा पूछेगा, एंट्रेंस में दो तीन चीजें पूछेगा। एंट्रेंस करेंगे हम कल, इसको हम जीएसटी को रखेंगे दो पार्ट्स में। जो आज फर्स्ट पार्ट है सिर्फ थ्योरी का चलेगा, सेकंड पार्ट जो कल आने वाला है वो कल उसमें हम एंट्रीज में बातचीत करेंगे। ठीक है जी, याद रहेगा इस बात को। तो आज फुल थ्योरी फुल बैकग्राउंड लेके चलेंगे, आप थ्योरी के एक्स्ट्रा कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो लिखो पहला पॉइंट क्या कहता है। सर पेन का कलर चेंज हो गया। ठीक है जी, ठीक है, पुराने वाला कलर लेके आ रहा हूँ। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, देखो ये पॉइंट खुद कह रहा है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। एक ही मार्केट रखेंगे जिसका नाम है जीएसटी, अलग नहीं लाएंगे। इसके अंदर अलग अलग कौन चलते थे? पहले एक्साइज ड्यूटी चलती थी, आपकी वैट चलती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी सेंट्रल लेवल पे, वैट लगता था स्टेट लेवल पे। तो अब एक ही नाम से वो टैक्स आएगा जीएसटी। तभी लोग कहते हैं कि भैया जीएसटी लग गई तो चीज महंगी हो गई। वो चीज महंगी नहीं हुई, एक्चुअल में वो बंडल ऑफ टैक्सेस थे जिसको एक नाम दे दिया जीएसटी। तो वो इस वजह से थोड़ा बहुत रेट हायर रहा, वरना इसका दोनों तरफ से फायदा आ रहा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, अल्टीमेट कंज्यूमर को भी फायदा है। प्रवीण, और प्रवीण जी आपका भी स्वागत है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ये वाली क्लास सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगी, ये फेस टू फेस नहीं दूंगा, सब बच्चों को क्लास में बता देना। जायसवाल भी आ चुका है क्लास का, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे पास में है। ये क्लास बिल्कुल ऐसे करना जैसे हम फेस टू फेस बैठ के कर रहे हैं। तुम्हारा प्रवीण पहले का भी छूटा होगा तो वो देख लेना बाद में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? रिमूविंग cascading effect of indirect taxes। हाँ जी, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ?
रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। समझो इस बात को, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल इफेक्ट। पहले होता था डबल इफेक्ट, आप लोगों को वैट, जब मैं किसी चीज में वैट लगाता था ना, वो वैट के अमाउंट पे ही, वैट के अमाउंट पे ही आपको क्या लग जाता था, यहां पे सीएसटी, वैट के अमाउंट पे ही सीएसटी लग जाता था। अच्छा, अब इन दोनों के अमाउंट पे कभी कभार क्या होता था, ईडी भी लग जाता था। वैसे सही बताऊं, सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, सबसे पहले ईडी लगता था, उसके बाद ये दोनों चीजें आती थी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगती थी फैक्ट्री के गेट पे, जब कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चर होते ही वो गेट से जब बाहर निकलेगी तो वो एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी उस पे। ठीक है जी। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस और नो में कमेंट करो जल्दी, तभी थर्ड नंबर पॉइंट आएगा। ठीक है जी कृष्ण जी। अरे स्वागत करो, हमारे पांडे जी भी आ चुके हैं, और मुरारी साहब स्वागत है आपका। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा पांडे साहब मेरी बात सुनो, अब तुम्हें चैप्टर नंबर 12 पे आना है, चैप्टर नंबर 12 पे आ जाना, पहले पेज पे ही चल रहा हूं अभी मैं। क्या कहता है तीसरा नंबर पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अंदर देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो गया, देखो बिजनेस कितना आसान हो गया। पहले कितनी चीजें होती थी, शायद मैंने मिटा दी, वैट, ईडी, सीएसटी, ये लगा लो कि कम से कम 10 से 15 तरह के टैक्सेस होते थे, जिसको हमने एक नाम दे दिया जीएसटी, और हम वही लगा रहे हैं। तो ये सब जो टैक्सेस हटने के बाद कितना आसान काम हो गया हमारा बिजनेस करना। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस और नो। हाँ जी पांडे साहब बताओ। यस सर हो गया, चलो जी बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, तो अब इसके अंदर ना गवर्नमेंट को भी पता है, पहले हमारे पास ना टैक्सेस कुछ ज्यादा आ रहे थे, इस लाइन को जब तुम पढ़ोगे ना तो गवर्नमेंट को भी पता था हमें ज्यादा टैक्सेस मिल रहे थे। तो वो ज्यादा टैक्सेस मिल रहे थे ना, उन्होंने क्या कहा कि भैया हम कुछ चीजें ना आज भी टैक्स से बाहर रखेंगे। ये देखना इसके अंदर लाइन लिखी है, ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने हटा दिए, लेकिन कुछ एक्सेप्ट कर दिया। उसमें से क्या क्या चीजें छोड़ दी उन्होंने, पेट्रोलियम ड्यूटी, पेट्रोलियम, उसके बाद ड्यूटीज ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब शराब से बाहर है और पेट्रोल से बाहर है। देखो पेट्रोल तभी आज 105 रुपए पहुंचा हुआ है, ठीक है, और शराब, भाई शराब तो ऐसा है एक बार जिसको लत लग जाए तो वो पीता ही पीता है। पीजी वाले बच्चे तो ज्यादा लत लग जाती है उनको, अगर आप पीजी के हो, हैं पांडे जी। तो फिर क्या होता है, तो वो चीजें टैक्सेस से बाहर रहती हैं। तो गवर्नमेंट कह रही भैया यहां से हम अपना पैसा आता हुआ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा कस्टम ड्यूटी आज भी हम इससे बाहर रखेंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तब लगती है जब आप इंटरनेशनल मार्केट से कुछ मंगवाते हो। ठीक है जी, याद रहेगी ये बात। देखो पूरा पूरा थ्योरी अच्छे से लेके चल रहा हूं, इसको पढ़ना तुमने खुद से है। पढ़ने के बाद समझ आई कि नहीं आई, बोलो यस और नो। साथ साथ बोलते रहो, नहीं समझ आती तो वो पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है कृष्ण।
सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को इस टाइम पे मैं आईटी लिख रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा लंबा लंबा हो रहा है वरना। ठीक है जी। अब देखो ये सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का कैसे हुआ। जैसे एक बिजनेस होता था, आप समझो आपका बिजनेस है, अगर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है ना, तो जब आप कोई चीज बना के ला रहे हो तो आप उसके ऊपर दे रहे हो दूसरा टैक्स। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जब वेटर उसको सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर दे रहा है वो सर्विस टैक्स। तो दोनों टाइप की टैक्सेस उसको करने पड़ेंगे इस टाइम पे, क्योंकि पहले आपका सर्विस टैक्स भी होता था और गुड्स के ऊपर लगता था आपकी कौन सी एक्साइज ड्यूटी या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड हो गई। तो अब क्या हुआ कि भैया कंप्लाइंस देखो इनडायरेक्ट टैक्स का कितना हो गया आसान। एक रेस्टोरेंट के बिजनेस पे ही एक रेस्टोरेंट के बिजनेस पे ही सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है जिसका नाम है जीएसटी। कंप्लाइंस भी आसान हो गई। कंप्लाइंस मतलब उसको दो दो टैक्स नहीं काट के देने पड़ेंगे, एक ही बिल के अंदर एक दो टैक्स लिखे होते थे, वैट भी लिख दिया, सर्विस टैक्स भी लिख दिया, अब वो एक ही लिखेगा, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना। हाँ जी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है सर, हमें नहीं पता, अभी तो जीएसटी शुरू हुआ है हमारा, हमें जीएसटी नहीं समझ आया अभी तो। पॉइंट नंबर 5, देखो अब ये उसी पॉइंट्स को ना घुमा घुमा के बस बातें कर रहा है कि ऐसा कम हो गया तो ऐसा हो गया। अब ये दोबारा बात को घुमाता है, कहता है बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। अच्छा सर ये बेटर एंड इफेक्टिव कैसे हुआ। देखो बेटर एंड इफेक्टिव ऐसे हुआ, 5 से 6 टाइप के टैक्स मुझे निकालने मुश्किल है या एक टाइप का टैक्स निकालना मुश्किल है सर, 5 से 6। देखो अगर तुम्हें बोल दिया जाए तुम्हारे जो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना इस बार 11th क्लास में, तुम लोग मेरे हिसाब से 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो या कई लोगों के 6 सब्जेक्ट भी होंगे। यार 5 सब्जेक्ट मत पढ़ो इस बार, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा अकाउंट्स, तुम कितने खुश हो जाओगे भैया। बीएसटी भी हट गई, इकोनॉमिक्स भी हट गई, मैथ्स भी हट गई, सिर्फ हमें अकाउंट्स पढ़ना है और हम क्लास 11th में पास हो जाएंगे। तो तुम बेटर एंड इफेक्टिव वे से पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। सर अकाउंट्स ही क्यों रखा, बीएसटी रख देते, यार अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है इसलिए रख दिया। बीएसटी जिसका होगा वो बीएसटी पढ़ाता है, बीएसटी रख लेगा, मैं अपने पेट पे क्यों लात मारूं। हाँ जी ठीक है, बेटर एंड इफेक्टिव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अट्रैक्टिंग फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मैं एफडीआई लिख रहा हूं, जैसे इसने ब्रैकेट में लिखा है एफडीआई। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, एक बात बताओ भाई। पहले ना हमारे कंट्री में बाहर की कंपनीज आके इतनी आसानी से इन्वेस्ट नहीं करती थी, कहते ये भी टैक्स देखो वो भी टैक्स देखो, अच्छा इतना तो देख ही लिया, उसके बाद अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो तुम हमें वहां पे भी नहीं छोड़ते भाई, उसके लिए फिर इनकम टैक्स देखो। कहते कोई बात नहीं, तुम कहते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स हमें पे ऑफ नहीं करना, लेकिन हम तो कंज्यूमर से लेके तुम्हें दे रहे हैं ना, एक बार के लिए हमें एक बंदा तो बिठाना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए, हमारी भैया कॉस्टिंग बढ़ती है इस चीज से। एक्साइज के लिए इस बंदे को बुलाओ, वैट के लिए इस बंदे को बुलाओ, सर्विस के लिए इस बंदे को बुलाओ, कह रहा हमारा होता सरदर्द, हम नहीं आ रहे तुम्हारी कंट्री में। तो वो किस तरह से हमारी कंट्री में आना शुरू करा उन्होंने, एफडीआई देखने के बाद, क्या देखने के बाद, ओ सॉरी जीएसटी देखने के बाद, कि भैया अब तो एक ही तरह का टैक्स लगेगा, अब हमें सरदर्दी हमारी हो गई खत्म। जैसे आप लोगों की सरदर्दी खत्म हो गई थी ना, ना मैथ्स पढ़ना पड़ेगा ना बीएसटी पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह से आप लोग भी अट्रैक्ट हुए थे अकाउंट्स की ओर, वरना तो अभी तो अकाउंट से भागते हो आप लोग। सिर्फ नहीं भागते हम, तुम भागते हो मुझे पता है। जब जनरल के बाद लेजर तुम बना रहे थे, तुम्हें 1-1 घंटा लग रहा था एक क्वेश्चन में। बोलो पांडे जी, तुम्हें लगा कि नहीं लगा 1 घंटा। हाँ जी यहां तक समझ आ गया, बढ़ू आगे में।
जल्दी बताओ मुझे, करेक्टर्स पे आना है अब, जल्दी। 6 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है पांडे साहब, तुम्हें लग रहा था 1 घंटा, मुझे ये बात पता थी। अब देखो करेक्टर्स पढ़ते हैं हम इसके। देखो ये इसके अंदर ना, इसने क्या करा होगा, ऑब्जेक्टिव वालों बातों को ही थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इसने करेक्टर में डाल दिया होगा। ठीक है जायसवाल साहब, जायसवाल तुम तो मेरी क्लास में रहते हो, शिवम मेरी क्लास में नहीं होता, जो जिसने ऊपर कमेंट करा था वो उल्टे सीधे नामों से आ रहा था। तुम जायसवाल साहब अपना नेचुरल वीडियो से ना अपना चाहे नया अकाउंट बनाना, असली नाम से आना, क्योंकि अभी तुमने गाँव भी जाना, फिर यूट्यूब पे देखोगे तुम। पहला पॉइंट क्या कहता है करेक्टर्स के अंदर, इट इज अ comprehensive indirect tax। कह रहा है जीएसटी हैज रिप्लेस द मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन। ये वही बात बोल रहा है इंग्लिश में जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी हिंदी में, कि भैया पहले हमारे पास सेंट्रल और स्टेट मतलब दो अलग अलग गवर्नमेंट। सर सेंट्रल और स्टेट अलग अलग कैसे है, आप हमें पहले ये बताओ। भाई तुम्हारे अगर हम दिल्ली में है तो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी आप आम आदमी पार्टी, और अगर हम सेंट्रल देखें दिल्ली में बैठे हुई हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट आती है मोदी गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये दोनों हमसे अलग अलग टैक्स लेते थे। अब क्या हुआ, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, एक ही टैक्स लगेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसने वो ही बात बोली। कह रहा है दूसरा पॉइंट, इट इज नहीं, इट कैन बी है, इट कैन बी कलेक्टेड ऑब्लिक चार्ज बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। एक बात बताओ, इसे कोई भी तो नहीं लगा देगा आपके ऊपर, सर कोई भी नहीं लगा देगा, इसका मतलब क्या हुआ ये पहले हमें बताओ। एक बात बताओ, तुम मैकडोनल्ड्स में खाना खाते हो, केएफसी में खाते हो, जो मतलब नॉन वेज वाले हैं वो केएफसी को, सॉरी वेज वाले हैं वो केएफसी को दिल पे ना ले, चलो तुम बर्गर किंग में बर्गर खाने जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वहां तो जीएसटी लग जाता है। क्या तुमने ठेले पे बर्गर खाया गुप्ता बर्गर वाले से, उसने क्या तुमसे जीएसटी लिया, या सिर्फ 10 रुपए का बर्गर लिया, 10 15 20 जितने भी उसने तुमसे चार्ज करे, मेरे हिसाब से नहीं तो कोई ठेले वाले ने तुमसे 20 रुपए से ऊपर चार्ज किया होगा। हाँ जी बताओ, क्या उसने तुमसे जीएसटी लिया था, एक रिसीट काट के दी थी। अब मैं अकाउंटिंग वर्ड लैंग्वेज में बोल सकता हूँ रिसीट, पहले तो मैं तुम्हें बिल बोलता, क्या रिसीट काट के दी थी, ये टैक्स इनवॉइस, रिसीट को मैं टैक्स इनवॉइस भी बोल सकता हूँ जीएसटी की लैंग्वेज में। बताओ क्या उस ठेले वाले ने तुम्हें टैक्स इनवॉइस काट के दिया था? नो सर, नहीं लिया जीएसटी, नो सर जीएसटी नहीं लिया। ठीक है कृष्ण, ठीक है पांडे जी, अब मेरी बात सुनो, उसने पता क्यों नहीं लिया? गुप्ता जी ना, हाँ जी गुप्ता जी, जिससे गुप्ता जी तुम बर्गर खाते हो, वही जो सचदेवा के सामने खड़ा है। ठीक है, तो अब मेरी आगे बात सुनो। अब होता यूं है, क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं जीएसटी में। अब रजिस्टर्ड कौन होगा जीएसटी में, एक उसकी अलग लिमिट है, रजिस्टर्ड कौन हो सकता है जीएसटी में, एक उसकी अलग लिमिट है, ऐसा नहीं है कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, उसके लिमिट में अभी हम बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी इस पॉइंट में इतना समझो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही तुम लोगों से जीएसटी ले सकता है, कोई भी ऐरा गैरा बंदा नहीं ले सकता। ठीक है जी,
पॉइंट नंबर 3 कहता है इट इज वैल्यू एडेड टैक्स। ये कह रहा है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। सर ये वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है ये बताओ। ये आओ थोड़ी सी कैलकुलेशन साइड में बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा साइड में बताता हूँ, तुम भी खुश मैं भी खुश सब खुश। क्या होता है अगर कोई पीछे से माल 100 रुपए का लाया, उसके बाद उसने अपना मार्जिन रख के 120 रुपए का बेचा, तो ये पूरा 120 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके आगे जब कैलकुलेशन आएगी ना तब पूरा ढंग से समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ छोटा सा डेमो लेके समझा रहा हूं, तो इस डेमो को पूरा रट मत लेना। आगे जब मतलब ढंग से ज्यादा ग्रैब मत करना, सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए छोटा सा डेमो है। तो ये पूरा अब 120 पे जीएसटी नहीं लगेगी, ये सिर्फ जितने की वैल्यू ऐड हुई उतने पे जीएसटी लगेगी। देखो वैल्यू कितने ही ऐड हुई इस पे जाने पे, सर इस पे वैल्यू ऐड हुई 20 रुपए, तो सिर्फ 20 रुपए पे ही वैल्यू एडेड पे ही टैक्स लगेगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? देखो जब मैं पीछे किसी से 100 रुपए का लेके आया, मैं 120 का बेच रहा हूं, तो जो मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही जीएसटी लगेगा, पीछे वाले 100 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। नो सर, अरे जायसवाल जी तुम्हें समझ नहीं आया क्या? अच्छा नो सर नहीं लिया था जीएसटी, ठीक है चलिए, नो वो जीएसटी के लिए है, नहीं लिया था, ठीक है ठीक है कृष्ण। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? इट इज अ डेस्टिनेशन। अच्छा एक चीज के लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा। क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को कहा था हर संडे के संडे मैं हैंड रिटन नोट्स डालूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, लेकिन वो जरा मेरे से मिस हो गया कल। मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला संडे आ रहा हूं उसमें तो डालूं, इस वीक में भी कोई ना कोई टेलीग्राम का नोट डाल, मतलब कोई हैंड रिटन नोट्स डाल दूं आपके लिए। उससे पहले वाले संडे में तो मैंने डाला ही था। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब क्या हुआ, वो ऐसा मैं मिस इसलिए हो गया क्योंकि आपके भैया दीदी में बिजी रहा था मैं 12th वालों में, उनके ज्यादा नोट्स बना दिए थे, उनके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं ना, आप लोगों के बोर्ड के नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिले कर दिया। अब देखो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कैसे है। अब होता यूं है, ये मैंने पॉइंट लिखा, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कुछ इस तरह से है, जिस भी बंदा जो भी बंदा इसको कंज्यूम करेगा और वो जहां रहता है ना, जो उसकी डेस्टिनेशन है, बस ये वहीं पे टैक्स लगेगा। सोचो अगर कोई बंदा दिल्ली में रहता है, हमारे पांडे जी ने एक बार याद है मुझे, मैं नोएडा टैक्स लगा रहा था, हमारे पांडे जी ने, क्योंकि जीएसटी की मैंने छोटी मोटी इनकी क्लास ली थी, पूरा डिटेल नहीं कराया था ऐसे पॉइंट्स के हिसाब से, पांडे जी ने क्या कहा था, सर गुड़गांव लगाएंगे, सेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इनको कह रहा था कि भाई साहब नोएडा लगाएंगे क्योंकि नोएडा भी बाहर आता है, दिल्ली से नोएडा। हाँ पांडे जी याद है कि नहीं? दिल्ली से नोएडा में जब हम टैक्स लगाते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि अब ये बंदा नोएडा का है, बंदा नोएडा का है, सामान इसने कहां से लिया? दिल्ली से सामान। अच्छा सेक्टर 23, हमारे पांडे जी को सेक्टर भी याद है, पांडे जी सेक्टर 23 में पक्का कोई ना कोई रहता होगा फिर। तो दिल्ली से जब मैंने नोएडा में टैक्स लगाया तो हुआ यूं, उसने सामान लिया दिल्ली से, बंदा नोएडा का है, तो बंदा यहां पे जहां का होगा, जहां पे भी ये बंदा जहां का होगा तो वहां पे टैक्स लगेगा। ठीक है पांडे जी, ये बात अब क्लास में करेंगे कौन रहता है वहां। तो जो भी बंदा जहां का होगा, जैसे वो नोएडा का है तो जिस डेस्टिनेशन पे वो रहता है उसी जगह का वो टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा, ये बन जाएगा IGST। इसकी फुल फॉर्म बाद में दूंगा। अगर वो बंदा दिल्ली का ही होता, दिल्ली से दिल्ली में ही माल जाता, दिल्ली से दिल्ली में ही जाता,
जैसे हम लक्ष्मी नगर में यहाँ क्लासेस दे रहे हैं, लक्ष्मी नगर से अगर ये माल सीपी जाता नॉट ब्लेस, तो भैया दिल्ली से दिल्ली में ही रह गया, तो यहाँ पे आईजीएसटी की जगह पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो लिखते रहा करो ताकि मुझे समझ आ जाए, नहीं हुआ तो और डिटेल में जाया जाएगा, आपके हुक्म पे चलेंगे। हाँ जी बोलो, यस और नो। इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया, आप लोगों को समझ आ गया। सर पहले तो ऊपर लिखा इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उसके बाद कह रहे हो इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स। एक बार खुद डिसाइड कर लो ये किस चीज का, किस बेस पे टैक्स है। आप मजे ले रहे हो हमसे? हाँ जी, मैं आप लोगों से मजे ले रहा हूँ? नहीं भाई नहीं, मैं आप लोगों से कोई मजे नहीं ले रहा। ऐसा लिखा है तो मुझे लिखना पड़ रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बात को समझाऊंगा, देखो कैसे समझाऊंगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब तो हुआ ये माल जहां पे उतरा। अब समझो ये सप्लाई को एक तरह से सेल बोला गया है जीएसटी में। ठीक है प्रवीण जी, अरे क्या कहते हैं निकट, वो नाजिया का है, नाजिया नहीं है आज। तो अब ये जो सप्लाई, सप्लाई को सेल बोला गया है जीएसटी के अंदर, सप्लाई को सेल बोला गया है एक तरह से। ठीक है, तो अगर समझो जैसा हमारे पांडे जी कह रहे थे हमें कि वो दिल्ली से गुड़गांव गुरुग्राम भेजना चाहते हैं। समझो अब ये दिल्ली से गुड़गांव गया, अब पांडे जी ने ये भेजा फ्री में क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार वहां रहता है। ठीक है, तो ये सेल नहीं है, तो इस पर हम टैक्स नहीं लगा सकते। जब तक ये सप्लाई नहीं बनेगी, जब तक ये सप्लाई नहीं बनेगी तब तक इस पर आप टैक्स ही नहीं लगा सकते। ठीक है प्रवीण, कोई बात नहीं, जब तक ये सप्लाई नहीं बनेगी तब तक हम इस पे वो टैक्स नहीं लगा सकते। जैसे अब हमारे पांडे जी का गुड़गांव सेक्टर 23 में कोई रहता है। हाँ जी पांडे जी, अब नोएडा से हम चले गए गुड़गांव सेक्टर 23, जब आपने नोएडा भेजा तब तो टैक्स लिया, जब आपने गुड़गांव सेक्टर 23 भेजा तब आपने भाईचारे में भेजा कि दोस्त है या रिश्तेदार है जो भी एक्स वाई जेड, तो आपने भाईचारे में भेजा, तो आपने सेल ही नहीं करी। ये तो भैया आपने एक तरह से अपने बिजनेस से ड्राइंग करी, आपने ऐसे ही भेज दिया, तो भाई इसके ऊपर मैं टैक्स क्यों लगाऊं? तो इसीलिए वो कहता है कि इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। यहाँ पे सप्लाई को एक तरह से सेल लेके चलना, सेल लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? हाँ जी, समझ आती है बात? बताओ, अगले पॉइंट में हम पॉइंट नंबर 6। ठीक है कृषि, क्या कह रहा है? इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, कॉमा it is an assets या asset लो, asset लिखा, not an expense। हाँ जी सर, ये क्या हो गया? ये कहना चाह रहा है आपसे इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड। आपने अगर इनपुट, इनपुट मतलब जो आप खरीदते हो उसके ऊपर इनपुट जो आप लेके आए हो, इनपुट आपको मिला है, अलाउड हुआ है, तो ये एक तरह से आपका एसेट है ना कि एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि आप जब अगली बार सेल करोगे तो वो पैसा आपका हट जाएगा, वो आपको
माइनस करने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ, आ गई वो वाली लाइन, सिर्फ 20 रुपए के ऊपर टैक्स भरा था ना, जो बंदे से कलेक्ट किया था, तो भैया ये पीछे से हट गया था, इस वजह से हट गया था क्योंकि ये हमारा एक असेट था, एक्सपेंस नहीं था। एक्सपेंस होता तो हटता ही नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? जीएसटी collected is not an income but a liability। हाँ जी, तो आप लोगों ने जो जीएसटी को कलेक्ट किया है, आप लोगों ने जो जीएसटी को कलेक्ट किया, मतलब जो 20 रुपए के ऊपर आपने कुछ टैक्स लिया था किसी भी कंज्यूमर से जो आपसे सामान खरीद के लेके गया था, ये एक आपकी लाइबिलिटी है। जब आप पे ऑफ करके आए वो था एसेट, जो आपने कलेक्ट किया है वो है लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी कैसे है कि गवर्नमेंट कहती है हर महीने के आखिरी दिन को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे डेट्स तो कुछ और होती है क्योंकि आप लोगों को डेट्स याद नहीं करनी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। हर मंथ के लास्ट डेट पे मुझे जीएसटी भर दियो, जितनी भी तूने कलेक्ट की है। तू मेरे बिहाफ पे ले रहा है, तू मेरे बिहाफ पे ले रहा है, इसको अपनी इनकम मत समझ लियो। 1 रुपया भी इधर का उधर मत कर दियो, वरना तेरे वहां डाल देंगे रेड। देखे ना मूवी में कैसे रेड डलती है। स्पेशल 26 किसने देखी थी? स्पेशल 26 में कैसे अक्षय कुमार रेड डालने जाता था, देखी थी पांडे जी? अनलाइक, अगला पॉइंट आ रहा है, अनलाइक, शिवम कहां गया यार आज? अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम GST does not have cascading इफेक्ट। कास्केडिंग को नहीं देखी थी तो जाके देखो, जाके देखो, गुड़गांव सेक्टर 23 में ज्यादा ध्यान मत लगाओ, वो जाके देखो, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब पुराने वाले टैक्स सिस्टम की तरह इसका कोई डबल इफेक्ट नहीं होता। कास्केडिंग का मतलब, अभी सर अभी नहीं, अभी तो मेरे को देखो, फ्री टाइम में देखना, अभी अभी तुम्हें दिखाऊं मैं, अभी सिर्फ लेक्चर लो, ठीक है जी। तो करेक्टर्स के ये 8 पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बताओ, कोई भी अगर इतना सा भी डाउट हो तो बोलो। एक बार 8 के 8 पॉइंट अपनी नजरों से देख लो और किसी में भी डाउट लेके तो पूछो। ये देखो 8 पॉइंट हो गए ना हमारे इसके करेक्टर के। सर आपने 2 पॉइंट उसके छोड़े थे ऑब्जेक्टिव के, हाँ भाई मुझे पता उसके छोड़े थे मैंने। नो सर नो डाउट, थैंक यू कुरिश्वी। अब देखो अगला, अगला छोटे से बॉक्स के अंदर एक टॉपिक आ रहा है, छोटे से बॉक्स के अंदर एक टॉपिक आ रहा है जो बना हुआ है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब आप रजिस्ट्रेशन, जब आपसे बर्गर किंग ने क्या लिया था टैक्स, गुप्ता जी ने नहीं लिया था, कहां गया सर, मिटा दिया आपने, ठीक है। तो भैया रजिस्ट्रेशन बर्गर किंग को मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि उसका टर्नओवर, मतलब जो वो सेल करता लोगों को, इस कुछ ज्यादा था। गुप्ता जी का वो वाला टर्नओवर नहीं था, ठीक है। टर्नओवर का मतलब होता है जो आप सेल करते हो, तो इसके अंदर वो टर्नओवर में बात करेगा। हाँ जी, टर्नओवर को एक तरह से आप लोग सेल बोल सकते हो, ये लिख लेना वर्ड,
टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स, और ये टोटल सेल्स होती है, टोटल टोटल सेल्स। वो पूरे साल में कितनी सेल्स कर रहा है उसको मैं टर्नओवर के नाम से जानता हूं। ठीक है जी। अब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का अलग टॉपिक आता है, और इसको याद कर लेना। कहीं गलती से तुमसे पूछ लिया वो कौन सा टर्नओवर है जिसके अंदर मुझे रजिस्टर्ड करना चाहिए किसी बंदे को, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो तुम्हारा 1 नंबर गया, तुम्हारा 1 नंबर गया। ये बात को ध्यान में रखना। पहले लिखो टॉप पे, ये टेबल भी बना लेना जो बना रहा हूं। नॉन हिल एरिया, जैसे आप लोग और हम लोग रह रहे हैं, मुझे नहीं पता कृष्वी कहाँ रहती है, लेकिन हम लोग नॉन हिल एरिया में रह रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, और ये आ गया हिल एरिया। अगर कोई हिल एरिया में रह रहा है, सर हिल एरिया मतलब, अरे वही तुम्हारा शिमला, सर और एग्जांपल दो, हमें नहीं पता चला। उत्तराखंड पूरा हिल एरिया है। ठीक है जी। हिल एरिया के अंदर क्या होगा और नॉन हिल एरिया के अंदर क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप ब्रेड भी लेके आते हो, जब आप ब्रेड भी लेके आते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि भैया अगर आप दिल्ली के बाहर, सर इन दिल्ली ओनली, ठीक है, तो कृषि भैया क्या कहते हैं, यही है, नॉन हिल एरिया की है कृषि भी। ठीक है, जब आप लोग ब्रेड लेके आते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे इतना रेट, यहाँ पे इतना रेट, ब्रेड के ऊपर लिखा होता ना कि दिल्ली में इतना लगेगा, आउटसाइड दिल्ली इतना लगेगा। उसी तरह से जीएसटी वाले भी कहते हैं, उसी तरह से जीएसटी वाले भी कहते हैं कि भाई नॉन हिल एरिया में इतना लगेगा, हिल एरिया में इतना लगेगा। अब देखो फिर इसके अंदर आते हैं 2 पॉइंट। अगर आप सर्विस दे रहे हो और अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो इतना टर्नओवर होना चाहिए। इससे एक्सीड होने के बाद ही आप लोगों को कंपलसरी जीएसटी में आना पड़ेगा, कंपलसरी है जीएसटी में आना पड़ेगा इसके एक्सीड होते ही। इसी तरह से यहां पे भी 2 पॉइंट आ जाते हैं कि आप सर्विस में इतना और गुड्स में इतना। देखो गुड्स में है 40 लाख के ऊपर, 40 लाख के ऊपर जैसे ही हुआ आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। सर्विस में है 20 लाख। सर गुड्स और सर्विस में थोड़ा एग्जांपल दो। देखो गुड्स का मतलब हो गया तुम्हारा, जैसे कोई तुम्हारा परचून की दुकान है, परचून मतलब ग्रोसरी की दुकान है, तो वो वहाँ गुड्स बेच रहा है, मतलब सामान बेच रहा है। अब सर सर्विस कौन बेचता है, मैं आप लोगों को सर्विस बेच रहा हूँ। आप लोगों को पता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ये एक मेरी सर्विस है, मैं आप लोगों को यहाँ कोई सामान बेच ही नहीं रहा। किसी को मैंने कोई सामान बेचा, मैंने कभी किसी को कहा ये पेन खरीद लो मेरे से या ये बुक खरीद लो मेरे से। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, तुम्हें स्टेशनरी से ये सामान लाना है। जब मैंने तुम्हें कहा कि अरिहंत की बुक लेके आना, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे से खरीदो, मैंने कहा स्टेशनरी से लेके आओ। अरिहंत की एमसीक्यू वाली बुक खरीदी है कि नहीं खरीदी, नहीं खरीदी तो आज ही खरीद लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द एमसीक्यू सीरीज भी आने वाली है। तो वो जो वहां स्टेशनरी पे बंदा बैठा है ना, वो लेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तब जब उसका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होगा। ठीक है, और मैं कब लूंगा, जब मेरा 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होगा। हाँ जी, ये बात समझ में आती है। गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। सर्विस मैं दे रहा हूं और वो स्टेशनरी वाला आपको गुड्स दे रहा है। गुड्स मतलब कोई भी सामान हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। हाँ जी बोलो, आप लोगों का इंतजार है। ठीक है पांडे जी, ठीक है कृष्ण,
अब हिल एरिया में कि भाई हिल एरिया में ना पब्लिक कम होती है, तो वहां पे ना सेल थोड़ा कम होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट कह रही है यार हमारा तो टैक्स मारा जाएगा। अब आप लोग देखो, मोस्टली उत्तराखंड के लोग इधर उधर फैले हुए हैं, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई नोएडा रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। अब सर ये उत्तराखंड के कौन लोग होते हैं? इन लोगों की कास्ट देखना ऐसी होती है, आप लोग इनसे मिलोगे ना तो ये जोशी होते हैं, प्रोक्रियाल होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। इन लोगों से मिलोगे बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन रहते ये लोग यहाँ पे हैं। आपने तो ले ली निखत, आप लोगों को तो क्लास में एंट्री ना मिलती, ये अगर ना लेते। फेस टू फेस पढ़ना कि नहीं पढ़ना? मैं ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ जो सिर्फ यूट्यूब पे आते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे गलत टर्नओवर लिख दिया। सर्विस में आएगा 10 लाख का और गुड्स में आएगा 20 लाख का। तो यहाँ पे देखो टर्नओवर आधा हो गया, टर्नओवर आधा हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही कि भैया हम टैक्स का मौका कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नॉन हिल एरिया में आके रहते हैं ना, हिल एरिया वाले भी, क्योंकि वो अपने गाँव वाँव छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी कन्वीन उनको क्या कहते हैं कन्वीनियंस नहीं मिलती है जो यहाँ पे मिल पाते कि बगल के अंदर सब कुछ मिल जाए। तो वो लोग यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो लोग ज़्यादातर छुट्टियों में वहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हिल एरिया में अलग टर्नओवर है और नॉन हिल एरिया में अलग टर्नओवर है। यस सर, सौरभ जोशी। ओहो, हमारी क्लास में भी जोशी साहब है। मैं तो उसे गांगुली बुलाता था सौरभ को, मुझे नहीं पता था वो जोशी है। तो आज ही मिलते हैं जोशी साहब से। हाँ जी, तो आगे आओ। आगे मैं आप लोगों को CGST, SGST और IGST की फुल फॉर्म बताने वाला हूँ। भैया GST की फुल फॉर्म तो सबको पता है, अगर इनमें से और किसी की CSI की फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, अगर इसमें से आप लोगों को कुछ क्या कहते हैं इसकी फुल फॉर्म पता है। वैसे लिखी तो नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर आप बता दो। सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देन आई से आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ जी, क्या आता है? इंटीग्रेटेड। क्या बात है कृष्ण, बहुत बढ़िया, आपको आती थी पूरी फुल फॉर्म। मेरी क्लास के बच्चे बेकार हैं, ये लोगों को कुछ नहीं आता। चलो, सेंट्रल GST स्टेट, अरे निखत को आता है, ये निखत अच्छी है। पांडे जी तो मजे ले रहे हैं। आगे, हाँ जी ठीक है, निखत आपको आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, तुम्हारे माइंड में थ्योरी तो मैंने सारी डाल दी, एक आधा हल्का सा प्रैक्टिकल डेमो चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? 10 मिनट की हमारी पूरी क्लास बच रही है, तुम चाहो तो यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, तुम चाहो तो प्रैक्टिकल कल भी हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे इशारे पे चलेंगे। बताओ, आज एक आधा प्रैक्टिकल कर लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो इसने दे रखे हैं, या फिर कल। अच्छा, मैं ना टाइप कर, ठीक है पांडे जी, कोई नहीं कोई नहीं, आपने टाइप कर दिया था बस। बताओ आगे पढ़े कि यहीं रोक दें? 10 मिनट है हमारे पास। कृष्वी का यस आ गया, तो चलो ऑन डिमांड एक आधा वोट और आ जाए तो उससे पता चल जाए। यस सर, आज
ठीक है निखत, अब तो पब्लिक डिमांड पे पढ़ा जाएगा, चाहे पांडे जी जाते हैं तो जाए, बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। सर पेज नंबर बताओ एग्जाम्पल का, ऐसे हमें पता नहीं चलता। 12.4, 12.4 पेज नंबर, ठीक है जी। सबसे नीचे दे रखा है, क्या कह रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अरे एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, एग्जाम्पल से पहले एक चीज रह गई, कहाँ गया वो, ओए होए, अरे ये तो समझा दूं तुम्हें, पहले ना ये चीज समझ लो, जो 10 मिनट बचे हैं इसके अंदर, पहले इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो। देखो सेंट्रल और स्टेट तब लगता है जब ये होता है इंट्रा, इंट्रा मींस विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब मैंने विद इन स्टेट ही सेल कर दी। क्या हुआ कि भैया मैंने जब ये पेन लिया ना, मैं लक्ष्मी नगर में पढ़ा रहा हूँ, नीचे वाली स्टेशनरी से ही पेन लिया, तो ये होगा इंट्रा स्टेट। इस पेन के ऊपर उसने मेरे से सीजी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लिया, ठीक है सर। इंट्रा और इंटर, हाँ जी हाँ जी निकट, इंट्रा और इंटर बता रहा हूँ तुम्हें, क्लास में एक बार पहले भी बताया था, लेकिन यूट्यूब पे नहीं बताया, तो थोड़ा बहुत मुझे बताना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये हुई इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये विद इन ही स्टेट हुई, तो मैं उसे बोलूंगा इंट्रा, ठीक है। अब तो उसने अगर सोचो, इस पेन के ऊपर 12% का टैक्स लगता है, इस पेन को जब मैंने खरीदा 12% की जीएसटी लगती है, तो 6% लगेगी स्टेट पे और सॉरी सेंट्रल पे, और 6 लगेगी स्टेट पे, ठीक है जी। उसके बाद अब ये इंटीग्रेटेड हो गया, ये जो पेन था ना, ये पेन भाई किसी नोएडा के बंदे ने लिया, उसकी डेस्टिनेशन थी नोएडा, उसकी डेस्टिनेशन थी नोएडा सेक्टर 15, ये बगल में से आया था, नोएडा सेक्टर 15 ये बगल में है, लक्ष्मी नगर आके उसने ये पेन लिया, उसे नोएडा में कहीं मिला नहीं। तो ऐसा हुआ, सामने वाले ने उससे एड्रेस पूछा तो वो निकला नोएडा का, तब वो वहां पे इंट्रा नहीं लगाएगा, वो लगाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर, तब वो वहां से उससे लेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो अब अभी भी टैक्स तो 12% का ही रहेगा, पहले 12% दो टुकड़ों में गया था ना, 6-6%, अब एक ही बार में 12% लगेगा, ठीक है। इसके बाद सर 12% तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से टैक्स नहीं लेगी, ये जो तुम 12% लगा रहे हो ना, ये तुम पे ऑफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करोगे एट द एंड, मतलब एट द एंड का मतलब भाई पूरा साल खत्म होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से 6% निकाल के स्टेट गवर्नमेंट को बाद में दे देगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक, इंट्रा और इंटर समझ आया, इंट्रा और इंटर समझ गए, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट और इंटर मतलब आउटसाइड स्टेट, अपनी स्टेट के बाहर, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? यस सर, ठीक है कृष्ण। अब कहाँ गया मैं, कहाँ था, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12.4। अरे ऋतिक जी आप भी हो यहाँ पे, मुझे तो लगा आप चले गए। क्या कहता है एग्जाम्पल पढ़ो, अब एग्जाम्पल में क्या कहता है, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रोज, दिल्ली भैया क्या कहते हैं, दिल्ली के बंदे ने ही दिल्ली के बंदे को माल बेचा जिसका लिस्ट प्राइस था 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट वैसे तो क्या कहते हैं, हम अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते जब एंट्री करते, लेकिन इनवॉइस बनाते हुए हमें एक बार को दिखाना पड़ेगा। इसने ये इनवॉइस बना रखा, नीचे एंट्रीज नहीं कर रखी, इनवॉइस है ये, ठीक है। उसके बाद वो कहता है रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%, 6% का मतलब है सीजीएसटी भी 6% है और तुम्हारा एसजीएसटी भी 6% है, दोनों के ऊपर,
कहता है इनवॉइस प्रिपेयर्ड, ये देखो इनवॉइस का मतलब है रिसीट, लिखा ना, इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय अमर सन्स विल बी एज फॉलोज। अब उसने जो इनवॉइस बनाया, देखो किस तरह बनाया, उसने कहा लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, उसके बाद वो कहता है लेस ट्रेड डिस्काउंट। मेरी बात को याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग एंट्रीज में नहीं आता, सिर्फ इनवॉइस बनाते हुए ही लगा रहा हूं। जर्नल एंट्रीज में पढ़ाया था तुम्हें, ये बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? $18,000 10% था ये। उसके बाद अब पता है मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा, इसको मैं एंट्री नहीं दूंगा, इसको मैं जीएसटी के अंदर बोलता हूं टैक्सेबल वैल्यू। जिसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा, जिस भी आइटम के ऊपर मैं जितना टैक्स दूंगा, उस आइटम के ऊपर अगर मेरे को पता चला ये आइटम इतने की है, सब डिस्काउंट माइनस करने के बाद, अगर इसमें कैश डिस्काउंट भी होता ना, उससे भी मैं माइनस करता, उसके बाद मैं उसे बोलता टैक्सेबल वैल्यू। इसको पता क्या नाम दिया जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, एड सीजीएसटी, एसजीएसटी, कितना कितना सर 6%, यहां पे भी 6%, तो 18,000 का 6% कितना होता है 1080। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने सामने से पिक करी और डाल दी, कहीं बाद में कहो सर कैलकुलेशन मिस्टेक है। टोटल अब ये बन जाएगी इनवॉइस वैल्यू। ये कितना होगा? अब एमसीक्यू के लिए याद रखना, एमसीक्यू के लिए याद रखना कि कभी भी आपसे अगर पूछे कि भैया जीएसटी मैं किसके ऊपर लगाऊं, लिस्ट प्राइस पे, टैक्सेबल वैल्यू पे, एमआरपी पे। एमआरपी तो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर पहले से ही सारे टाइप के टैक्सेस जुड़े होते हैं, जितने भी टाइप के आपके टैक्सेस होते हैं। तब आप लोगों को ऑप्शन चुनना है। अगर मैं इसे बोलूँ ना एमआरपी इसमें से कौन सा है, ये इनवॉइस वैल्यू मेरी एमआरपी है। जब आप 5 रुपए के या फिर 10 रुपए का कुछ भी, मतलब ये लगा लो आपने चॉकलेट ली, महंगी वाली ली, सर कितनी महंगी, लो 150 की लिख दी, 150 की आपने चॉकलेट ली तो उस पर एमआरपी लिखा होता है, तो वो एक तरह से इनवॉइस वैल्यू होती है। आपने 150 की जब इनवॉइस वैल्यू पे ली तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू पक्का पक्का कुछ और रही होगी जिसके ऊपर उसने टैक्स भरा होगा, उसके बाद वो एमआरपी बना होगा। तो आपको जब भी एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको टैक्सेबल वैल्यू लेना है जिसके ऊपर जीएसटी ऐड होता है। ये बात याद रहेगी, जीएसटी किसके ऊपर ऐड होता है? टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। हाँ जी, अगर अगला पॉइंट अब बताने जा रहा हूं, अगला पॉइंट सुन लो। अगर इसके अंदर कैश डिस्काउंट भी होता ना तो मैं कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देता और उसके बाद लिखता सेल वैल्यू, उसके बाद में लिखता सेल वैल्यू, फिर माइनस करता, सॉरी पहले माइनस करता ट्रेड डिस्काउंट, लिखता सेल वैल्यू, फिर माइनस करता कैश डिस्काउंट, उसके बाद में लिखता टैक्सेबल वैल्यू। अगले 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर है, घर में बैठ के आराम से देखना। अब ये अगली क्लास में मैं ये नहीं कराने वाला, अगली क्लास में अब तुम्हारा क्या होगा, अगली क्लास में सर क्या होगा, अगली क्लास में तुम्हारा होगा पेज नंबर 12.6 से शुरू हो जाऊंगा और उसके बाद सीधा ही एंट्रीज आएंगी। 12.6 पे सिर्फ एक हल्का सा वैल्यू एडेड टैक्स कैसे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स हमने पॉइंट पढ़ा था ना एक, आओ तुम्हें पॉइंट दिखाऊं वैल्यू एडेड टैक्स का। इट इज वैल्यू एडेड टैक्स, इस पॉइंट को ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो 12.6 के ऊपर एक तुम्हें टॉपिक दे रखा है ना, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी फिर एंट्रीज पे आ जाऊंगा। एंट्रीज समझाते ही एक आधा क्वेश्चन करते ही चैप्टर ओवर, ठीक है। तो घर पे 2 एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं,
करके रखना। अंजी पांडे जी, तुम नहीं करोगे तो तुमसे तो क्लास में खबर ली जाएगी, निकत तुमसे भी और ऋतिक तुमसे भी। नाजिया आई नहीं, नाजिया को बोल दिया जाएगा। तो क्लास की समाप्ति की घोषणा करें इसके साथ ही। पूरे 3 बज चुके हैं हमारे पास। ठीक है जी, सबको बाय, मिलते हैं 5 बजे फेस टू फेस वालों।